नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि आज जहां जहां मतदान था उनमें जिन जिन ने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है वो सब के सब बधाई के पात्र है। जिन लोगों ने किसी मजबूरी में मतदान ना कर पाए, कोई बहुत मजबूरी होगी, उनको तो गुंजाइश दिया जा सकता है, लेकिन जिन्होंने आज छुट्टी समझ करके एंजॉय किया और मतदान नहीं किया, वो सोचे अपने वाद पर कि क्या उनको भारत के किसी सुविधा को लेने का हक है। तब जब भारत के 5 साल में एक बार आने वाले नागरिक धर्म का आप पालन नहीं किए हैं, तो क्या आप भारत के नागरिक कहलाने के लायक हैं? और क्या आपको भारत की सुविधाओं का इस्तेमाल करने में शर्म नहीं आएगी? विचार जरूर करिएगा। मैं भी विचार कर रहा हूं। मैं यहां तक विचार कर रहा हूं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, यहां से 1000 किलोमीटर से ज्यादा बलिया में मेरा मतदान है। 1 तारीख को मेरा मतदान है और लाइव फेसबुक पर आपको दिखाऊंगा कि मैं बलिया सिर्फ मतदान के लिए जाऊंगा। अगर मैं जा सकता हूं तो आप क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए। मतदान की बात 1 तारीख को करूंगा, जो मैं अपना मतदान दे जाऊंगा। मित्रों, आज बात कि दुश्मन जमाना हमारा सदियों से रहा है। मैंने एक लाइन लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, दुश्मन रहा जमाना दौरे जमा हमारा। मैं यह बात इस बात पर लिखा है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व, भारतीयता के विरोधी कोई आज से लोग नहीं रहे हैं। आपको एक बात जान करके आश्चर्य होगा कि जब देश में आरक्षण पर विचार किया गया तो उसमें आरक्षण का जो वर्गीकरण किया गया, उसमें पिछड़े जाति, अति पिछड़ी जातियों को अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया गया और उन सभी अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कही गई। उसमें सरदार पटेल जी भी थे। फिर कैसे उसको हटा करके अनुसूचित जनजाति, वो एक लंबा कारण बन जाएगा। मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। मतलब सनातन धर्म को तोड़ने की तब भी साजिश हुई जब अंग्रेज देश से जा रहे थे और नवा अंग्रेज इस देश में आ रहे थे शासन में। उन्होंने सनातन को कमजोर करने की इच्छा तब भी जाहिर कर दी थी और सनातन के ही भाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। खैर वो नहीं हो सका, लेकिन उसी का एक फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी बनाया गया जाति आधारित आरक्षण, ताकि सनातन के लोग आरक्षण के दंश से एक दूसरे को डसते रहें और आपस में लड़ते रहें। अब आरक्षण ने आपसी भाईचारे की तहस नहस कर दिया है। हिंदू एक नहीं हो पा रहा है। एक होकर के सनातनी अपना पहचान नहीं बना रहा है। उसका कारण है कि 140 करोड़ वाले इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातनी रहते हैं और कोई 2 करोड़ का आदमी सनातन पर थूकता है, गाली देता है, अपमानित करता है। ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो स्वयं सनातन धर्म का होता है, उसके घर में पूजा पाठ होता है, वो अपने सारे कर्मकांड सत्य सनातन में वर्णित वेदों में बताए गए विधि से करता है, लेकिन जब सार्वजनिक मुंह खोलता है तो सिर्फ बदबू निकलता है। यह बात चिंता का विषय है। आज चर्चा हो रही है धर्म पर आधारित आरक्षण। यह क्यों हो रही है? जाति आधारित आरक्षण पीछे नेफ्ट में क्यों जा रहा है? क्योंकि जाति आधारित आरक्षण पर 75 साल से ऊपर शासन किया गया है। अब जात के आरक्षण का वो क्रेज नहीं रहा, क्योंकि अब जातीय बंधन सिर्फ भारत के संविधान में है, चुनाव में है और कहीं नहीं है। मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि मैं एक मजबूरी में, जल्दीबाजी में अपने 2 व्हीलर से चला गया था। रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। मुझे समझ में नहीं आई कि कैसे चालू करते हैं, उसको मैं चलाता नहीं।
15-20 लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। कई लोगों ने कहा मैं पाँव लगा देता हूँ, मैं धक्का लगा देता हूँ। उनमें से किसी ने मेरी जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछी, कहाँ तो नहीं पूछा। उन्होंने देखा कि एक आदमी स्कूटर डगराते हुए जा रहा है, मजबूरी में है, पता नहीं इसकी स्कूटर खराब हो गई कि पेट्रोल खत्म हो गया है, इसका मदद किया जाए। मैंने ये फेसबुक पर भी बात बोला था, यूट्यूब पर भी अपलोड किया था। आप जब अपने दैनिक काम में घर से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, ऑटो लेते हैं, कैब लेते हैं, ना आप पूछते हैं कि ड्राइवर का जात क्या है, नहीं, ड्राइवर आपकी जात पूछता है। वो आपसे डेस्टिनेशन पूछता है, आप उसे ओपीडी देते हैं, भाड़ा लेते हैं, देते हैं, उसका सेवा इस्तेमाल करते हैं। आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले की जात धर्म नहीं पूछते। आप घर में, मेरा एसी बनाने वाला आता है, मैंने कभी नहीं पूछा तेरा नाम क्या है। मतलब किसी भी रोजमर्रा में जात धर्म नहीं है। अब तो यहां तक कि शादी विवाह में भी जात धर्म खत्म हो गया। बहुत सारे लड़के लड़कियां अब अलग अलग जात में शादी कर रहे हैं, उनको अपना मैच पसंद आ रहा है, उनको अपना प्यार पसंद आ रहा है। जात धर्म इसमें कहीं कोई मैटर रहा नहीं। खासतौर से जाति तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं रही है। जब शादी विवाह जैसा काम जातीय बंधन तोड़ के होने लगेगा तो जातीय की अब बहुत जरूरत नहीं रहेगी। मान लीजिए कि मैंने दलित वर्ग में शादी कर लिया, तो मेरा तो दलित वाला भी अपना परिवार हुआ और मैं अपना क्षत्रिय परिवार भी मेरा परिवार हुआ, तो मेरे लिए तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और ना ही मेरे लिए आरक्षण के विषय रह जाएगा। क्योंकि मेरे जो जहां रिश्तेदारी किया है वो लोग मेरा भला सोचेंगे, उनको उसमें जाति धर्म से क्या मतलब है कि भाई ये क्षत्रिय है तो मेरा दुश्मन है क्योंकि जाति आधारित आरक्षण तो मेरे को मिला हुआ है। और ना ही मैं उस पर कहूंगा कि यार ये दलित है तो मेरा दुश्मन है क्योंकि आरक्षण तो उसको मिला, मेरे को नहीं मिला, क्योंकि वो तो मेरा अपना हो गया। राजनेताओं ने फिर इसको धर्म का एंगल पर लिया है। लालू प्रसाद यादव ने इसका शुरुआत किया कि मुसलमान को आरक्षण क्यों नहीं। उसका आधार बना था भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रेम की वजह से। भाजपा ने अपने पूरे कार्यकाल में मुस्लिम प्रेम को बहुत ज्यादा सार्वजनिक किया और उसका दिखावा भी किया। नरेंद्र मोदी विदेश के मस्जिद में गए, जो भारत में देश में जो अपेक्षित मुसलमान हैं उनको गले लगाया, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाया और सार्वजनिक रूप में कहा कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान न बना जाए, इसमें भी हिंदू की तरह से जातियां हैं और वो पिछड़ी हैं और उनको कोई नहीं पूछता। मुसलमान का नाम पर वो 1-2 लोग पठान लोग अपना मजाक काटते हैं और सारे सुख सुविधा उपलब्ध करते हैं। बाकी गरीब लोग जो नाई है, पसमंदा है और कई कई जातियों का वर्ण, क्या मैं उसकी बहुत ज्यादा वर्ण नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि कितनी जातियां, उसकी जात याद नहीं है। पसमंदा में इसलिए करोगे बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। इसकी काउंटर में लालू प्रसाद यादव को लगा कि भाई मुस्लिम प्रेम तो मेरा जब जाहिर था, अलग बात है कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, बट प्यार तो मैंने जब जाहिर किया है और बिहार में वही कॉम्बिनेशन से मैं चुनाव जीता हूं, तो अब यादव कॉम्बिनेशन वाला मेरा फिक्स हो गया है। तो मुसलमान कहीं छिटक न जाए भाजपा के प्रलोभन से, भाजपा के प्रचार से, तो उन्होंने मुसलमान को आरक्षण का संगूफा चुना। असल में राजनीतिक दल के लोगों को अपना भला भला जगमाही बाकी जाए दुनिया सारी वाली नीति अपनाते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्योंकि जितने लोग आरक्षण की बात करते हैं उनमें से एक भी लोग जब सत्ता में आते हैं तो उन लोगों के लिए कुछ नहीं करते जिनकी नाम की चर्चा करके आते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव मुस्लिम यादव की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना होता है तो अपनी 9 बार फेल बेटे को आगे करते हैं। उनको उस वक्त कोई यादव बिरादरी का आदमी नहीं मिलता या कोई मुसलमान नहीं मिलता जो को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाए। उसी तरह से मुलायम सिंह यादव जो पिछड़ी वर्ग की राजनीति करते हैं तो मुख्यमंत्री या नेता या एमपी एमएलए या प्रधान तक बनाने की बात परिवार से बाहर नहीं सोचते। उनके घर में ही सारे के सारे पद हैं, सबके सब जितने सीट मिलेंगे। यहां तक कि आजमगढ़ में एक सीट मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो उनको अपने भतीजे को भेजना पड़ा। आजमगढ़ का कोई अहिर उनको नहीं लगा। मेरे बलिया में राम गोविंद चौधरी थे, उनको भेज देता। आजमगढ़ मेरे बगल में था, उनका चौधरी था, उसको भेज देते। लेकिन नहीं, यहां से इटावा सैफई से 1000 किलोमीटर दूर अपने भतीजों को आजमगढ़ भेज दिया, क्योंकि भाई वहां कोई जीत करके कोई दूसरा यादव कोई दूसरा मुसलमान वर्चस्व में ना आ जाए। तो यह बात
आप सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि सनातन के दुश्मन कोई आज नहीं है, बहुत हमारा से है, लेकिन फिर भी हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज भी जो लड़ रहा है हम ही से लड़ रहा है, जो हम ही को लड़ाना हराना चाह रहा है लेकिन वो खुद हार रहा है, उसकी स्थिति है दीवार में सब मारने जैसा। आप खूब गुस्से में आई, दीवार में सब मारी, आपका सर फूटेगा और आप घायल होंगे। उसका हाल है चांद को थूकने का। आप थूकिएगा, चांद का थूक चांद पर नहीं जाएगा, आप थूक पलट के आपके चेहरे पे आएगा। इसलिए कि हमारी जड़ी ईमानदारी से जुड़ी हुई है। हमने अपना राजकोष कुर्बान किया इस देश पर, हमने अपनी रियासतें कुर्बान की है इस देश पर, हमने अपनी गर्दनें कुर्बान की है इस देश पर। हमारी संख्या कम लोग बताते हैं इसलिए कि हम कटे हैं देश की रक्षा के लिए। हमने देश की रक्षा में अपनी नौनिहालों को कुर्बान कर दिया है, तभी तो संख्या कम है, क्योंकि जब होंगे ही नहीं तो गिने कहां से जाएंगे। लेकिन जितने हैं उतने में भारी है। स्थिति इतनी भारी है कि एक बेबुद्धि वाले आदमी ने थोड़े क्षत्रिय समाज के विरुद्ध में कुछ बोलने की दुस्साहस किया, प्रधानमंत्री को हमारे बुजुर्ग के सर पे पांव पे सर रखने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें पता चला कि क्या हो जाएगा। सवर्ण समाज जिनको हम लोग कथित स्वर्ण कहते हैं, उन लोगों की एकता को भी अब तोड़ा जा रहा है। यह विचार करने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय अलग है, बनिया भूमिहार अलग है, ब्राह्मण भूमिहार एक नहीं हो सकता, बनिया राजपूत एक नहीं हो सकता। यह साजिश है। इसलिए साजिश है, उनको लग रहा है कि भाई कितना हूं प्रयास के बाद भी यह वर्ग खत्म नहीं हो रहा है, जमा ही है। हमारे वर्ग से किसी न किसी को दिखावे के ही सही मंत्री बनाया जाता है, शो केस के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हमको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें इन्हीं पर विचार करना पड़ेगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। तो उन दुश्मनों की पहचान कीजिए और अपने पक्ष में मतदान कीजिए। जब आप अपने पक्ष में मतदान करेंगे तो आपकी मत की वैल्यू होगी और तब आपका वैल्यू होगा, क्योंकि पूरी राजनीतिक दल मुसलमान के पीछे इसलिए भागती है क्योंकि वो मतदान करते हैं। अगर आप भी मतदान करने लगेंगे और अपने पक्ष में मतदान करने लगेंगे तो यह राजनीतिक दल के लोग आपका कदर करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई लोगों ने चीजें समझना शुरू कर दिया है। और जब लोग बातों को समझने लगेंगे तो फिर मतदान समझदारी से करेंगे, बहकावे नहीं करेंगे। मतदान के लिए मेरा एक ही स्लोगन है कि अपना अकल लगाइए, किसी को बहकावे ना आइए, तब आपका मतदान सही और शानदार होगा और कामयाब होगा। एक बार पुनः आपसे मतदान की अपील करता हूं, अपने पक्ष में मतदान की अपील करता हूं, अपने लोगों के लिए मतदान की अपील करता हूं और कहता हूं कि अब की बार बटन इतना दबाइए कि ये जो रहनुमा दिल्ली में बैठे हैं वो एक बार हिल जाए और कहे कि भाई कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, चाहे सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां तुम्हारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपसे मतदान की अपील के साथ अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। रोज नए मुद्दा आपके सामने रखूंगा और आपको जगाता रहूंगा और आप मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।